दूसरा एक है आपका, अच्छा हाँ, एक चीज और इसमें होती है। अब जैसे मान लीजिए कोई अपराधी को पुलिस पकड़ के लाई, अब उसने किसी का मर्डर कर दिया है और मर्डर करने के बाद उसको 24 घंटे के अंदर जज के पास भेज दिया गया। जज का काम क्या होता है? सिर्फ निर्णय देना, फैसला सुनाना। वो तो पता नहीं करती है किसने किया है, कहाँ हुआ है, कौन इसके साथ था। ये सारे काम किसके होते हैं पता करने के? पुलिस वालों के होते हैं। जो पकड़ के लाया है, पूरी जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। तो अब सबसे ज्यादा फंसते कौन है? पुलिस वाले। वो बेचारे परेशान होते हैं। और क्या होता है, जब 24 घंटे के अंदर हम उस अपराधी को जज के अंडर में भेज देंगे तो पुलिस वाले बेचारे किससे पूछेंगे? भाई अब कूट काट के उन्हें बुलवाना भी है, जैसे उस दिन मैं बता रही थी, तो अब उनको मारने को नहीं मिल रहा है। मारेगा नहीं तो फिर वो बताएगा नहीं कि किसने किया, मैंने किया, कि मेरे साथ और लोग थे। भाई जज के अंडर में पहुंचने के बाद फिर आप उस पर कोई हक नहीं है आपका। तो अब पुलिस क्या करती है, मान लीजिए कोई भयंकर अपराध किया, उसके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं मिल रहा है, और थोड़ा बहुत सबूत मिला कहीं जहां पर मर्डर किया था वहां पर पता चले कोई एक तो डंडा मिला। अब पुलिस वालों को लग रहा है ये डंडा कहाँ से आया, इनने इसी से मारा है क्या? तो अब वो सोचेंगे पता कैसे करें, अपराधी तक पहुंचना है। तो फिर क्या करेंगे, वो जाएंगे जज के पास, जज से परमिशन लेंगे कि जज साहब, मैंने जो अपराधी कल आपके समक्ष पेश किया था, उसके उसमें मुझे ये डंडा सबूत के रूप में मिला है। मैं आपसे मतलब उसको पुलिस रिमांड पर चाहता हूँ कि आप मुझे उसको दे दीजिए ताकि मैं उससे पूछताछ कर सकूं। ऐसा कह के वो जज से परमिशन लेते हैं। और परमिशन लेते तो जज भी सोचते हैं हाँ भाई सबूत मिला है तो पूछना तो पड़ेगा ही। तो फिर पुलिस रिमांड के लिए 15 दिन के लिए भेज देते हैं, कौन? आपके जज साहब की, ठीक है इसको ले जाओ। अब 15 दिन के लिए जज साहब के पास से लेके आए उसको, अपराधी को, आओ भैया अब तुम्हारी पुजाई की जाएगी। अब वो, बल्कि मारने का अधिकार नहीं है उन्हें भी, लेकिन मारेंगे नहीं तो बोलेंगे नहीं। फिर जब पुलिस वालों के अंडर में आ जाता है अपराधी, तब वो खतरे में रहता है, भयंकर खतरे में रहता है। उसको फिर लेके जाते हैं पुलिस स्टेशन और वहां फिर दम से कूटते हैं। तो वो चीज जो आप देखते हो, तो वो आपके जेल के अंदर रह के नहीं कूटेंगे कि सभी कैदियों के सामने कूट, देखते हो अकेले अंधेरे में लाइट जला के उतार के बेल्ट कूटना चालू करते हैं कि नहीं करते? तो मूवियों में जैसा देखो, तो वो चीज क्या है, वो कहलाती है हमारी पुलिस रिमांड, कि इसने मतलब इस अपराधी को पुलिस रिमांड पर भेजा गया। पुलिस रिमांड का मतलब समझ जाओ कि उसको पूछताछ के लिए, जांच के लिए भेजा गया है। क्या बताओ ये डंडा मिला है, क्या किए थे इससे, कितने लोगों को मारे हो, कौन आपके साथ में था। तो ये सारी चीजें बुलवाने के लिए फिर 15 दिन के लिए जब वो लेके जाती है, और 15 दिन में भी कभी कभी होता है नहीं वो दे रहा है आंसर, नहीं उसको समझ में आ रहा, तो फिर से जज के पास जाएंगे पुलिस वाले, फिर उनसे अपील करेंगे कि आप हमें कुछ दिन का और मौका दीजिए इसको, क्योंकि उन्हें तो सबूत इकट्ठा करना है। तो चाहे जैसे बुलवाए, चाहे मार कूट के बुलवाए, चाहे जैसे बुलवाए, तो उनकी तो मजबूरी है। तो ये चीज क्या कहलाती है, फिर इसके बाद जैसे ही कोई सबूत मिला उसके बाद वापस से फिर भेज देती है, कहाँ पर? जेल में। फिर जज के पास, जज के पास भेजने के बाद फिर जज कहाँ भेज देते हैं? जेल में भेज। तो ये प्रक्रिया आपकी किसकी है? अपराध जब आप कर दोगे, अपराध करने के बाद इतने प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, ठीक है? तो ध्यान रखना कभी कोई ऐसा अपराध मत करना, ठीक है? इसके बाद दूसरा क्या लिखा हुआ है इसी में, निवारक निरोध। निवारक निरोध का मतलब है आपका वारंट जारी करने का मतलब मैंने बताया क्या है, कि जब आप कोई अपराध करोगे तो आपको वारंट दिया जाएगा कि आपने ये अपराध किया, इसके तहत आपको पकड़ा गया। लेकिन निवारक निरोध का मतलब है बिना अपराध किए आपको पकड़ लेना, शक के आधार पर। वहां पर कोई वारंट नहीं दिया जाएगा आपको कि हम क्यों पकड़ रहे हैं। तो ये कह बिना वारंट तक आप पकड़ सकते हो, और उसके बाद रख कितने दिन सकते हो? 30 दिन तक, या इसके बाद आप 3 मंथ तक रख सकते हो, 3 महीने तक आपको शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। अब शक के आधार पर का मतलब क्या है, एक उदाहरण में देती हूँ। आप 2019 में आपका जब कश्मीर वाला मामला आया था, जम्मू कश्मीर वाला, उसमें क्या था, जब आपके जम्मू कश्मीर वाले 370 हटाया गया था, तो 370 हटने से काफी बवाल हुआ था। बवाल होने से हटाने के पहले ही क्या होता है, कुछ लोग हमारे शक के घेरे में होते हैं। जैसे एक बार कोई चोरी कर लिया, तो दोबारा जब कहीं भी चोरी होगी तो सबसे पहले उसके ऊपर शक किया जाएगा कि ये तो पक्का हो सकता है, भले ही उसने ना किया हो। लेकिन शक के आधार पर, कभी आप देखते हो आपके अगल बगल कहीं चोरी हो गई, तो शक के आधार पर अब पुलिस पूछती है आपको किसके उसके ऊपर शक है, तो पता चले 10-12 ठो नाम लिखवा दिए, उनमें विचारों में किसी ने नहीं की चोरी, लेकिन आपको शक है। इस आधार पर आपने रिपोर्ट लिखवाई और पुलिस आकर उनको गिरफ्तार भी कर ले जाएगी। उसमें फिर वारंट नहीं देगी कि आपको किस आधार पर, ये हुआ कि आपको शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है।
तो ऐसे ही जब 370 लगने हटने वाला था, उस समय क्या था कि उस समय ये था कि आपके कुछ मुसलमान लोग जो हैं तो आपका क्या कर सकते, कश्मीर के जो कुछ मुसलमान हैं दंगा करवा सकते हैं, लोगों में आपस में भिड़वा सकते हैं हिंदू मुसलमान को। तो उसमें से कुछ लोगों को आपको क्या कर दिया गया था, अंदर करवा दिया गया था बिना अपराध के। उसमें से ये नहीं होगा कि कोई छोटा आदमी, कोई बड़े बड़े नेताओं को भी, उनका नाम सुना होगा आपने, महबूबा मुफ्ती, कौन है वो, जम्मू कश्मीर की थी वो महबूबा मुफ्ती, और एक आपका उमर अब्दुल्ला, इनके नाम सुने होंगे, ये आपके क्या है बड़े नेता हैं। इन सब को उस समय बंद करवा दिया गया था, नजर बंद करवा दिया गया था। किस समय, जब आपका 370 हटा था, जम्मू कश्मीर वाला। अब उनको इसी के तहत गिरफ्तार करवाया गया था। तो इसके तहत का मतलब है इनने कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन इनके ऊपर ये शंका थी कि ये कहीं ना कहीं सभा करके आपके भाषण देकर लोगों को भड़का सकते हैं, इस 370 के खिलाफ भड़का देंगे, इस वजह से इनको क्या कर दिया जाए, अंदर कर दिया। एक होता है नजर बंद करना, जो होता है इसी के तहत आता है। आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, इतिहास में आपने रॉलेट एक्ट पढ़ा होगा, पढ़ा है? रॉलेट एक्ट क्या कहलाता है? बिना अपील बिना दलील वाला कानून था। मतलब कि उसमें कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, और आपको सीधे क्या कर लिया जाएगा, अंदर कर लिया जाएगा। उसी कोई काला कानून के नाम से जानते थे। तो अब आप कहो कि आप अंग्रेज तो चलेगा, लेकिन ये एक आपका जो गिरफ्तार करने का तरीका, ये एक रॉलेट एक्ट का ही नया रूप है। कि रॉलेट एक्ट में भी ऐसे ही करते थे कि किसी की नहीं सुनते थे, शक के आधार पर गिरफ्तार कर लेते थे। तो वही चीज इसमें क्या है, आपके इस वाले तो उसमें है कि इसमें भी आपको शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है, अगर आपके ऊपर ये शक है कि आप ऐसा काम कर सकते हो, आपने किया भले ही नहीं। उसमें आपको 3 महीने तक जेल में रखा जा सकता है, और कभी कभी अगर ज्यादा लग रहा है तो 3 से 8 महीने भी हो सकते हैं, इससे ज्यादा भी रख सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक 3 महीने तक तो आप नॉर्मल रख सकते, 3 महीने तक कोई वो नहीं है। 3 महीने बाद अगर आपको फिर भी लग रहा है कि नहीं, अभी नहीं इनको निकालना बाहर, खतरा है, तो फिर आप एक एडवाइजरी जज के सामने पेश करके उनको फिर अपना क्या करवा सकते हो, उनका टाइम बढ़वा सकते हो, जेल पे रखेंगे, पुलिस चौकी में कैसे रखेंगे। एक होता है आपका इसी के तहत आता है नजर बंद, नजर बंद कर देना। नजर बंद का मतलब क्या होता है? हम्म, हाँ, मतलब नजर बंद करवा देने का मतलब है कि आपके जितने ये बड़े नेता थे, जिनके अभी मैंने नाम बताए एक दो के, कुछ के तो याद नहीं आ रहे हैं, ज्यादातर मुसलमान ही थे सारे, तो उनको क्या करवा दिया गया था, नजर बंद करवा दिया था सरकार ने। तो अब नजर बंद करवा दिया तो वो कुछ नहीं कर सकती है, और सरकार की ही चलती है, सरकार चाहे तो किसी को भी करवा सकती है। तो वो नजर बंद करवाने का मतलब है कि आपको आपके घर के अंदर आपको रखने की वो दी जा रही है कि आप अपने घर के अंदर रहोगे, आपके सारे मोबाइल नेटवर्क, आपका जितना भी सोशल नेटवर्क है, जितना आप सबसे बात करते हो, सब सारी चीजें आपकी क्या कर दी जाएंगी, बंद कर दी जाएंगी। सिर्फ आप घर के अंदर अपने परिवार के साथ रहोगे, खाओगे पियोगे, बस किसी से कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा। आपके घर के बाहर 4 4 पुलिस वाले खड़े होंगे, ना आप कहीं जा सकते हो, ना कोई आपके यहाँ आ सकता है, सिर्फ कैद रहोगे एक तरीके से। लेकिन हाँ, अपने घर पे रहोगे तो ज्यादा सुरक्षित हो, ऐसा वाला। तो ये क्या कहलाता है, हमारा नजरबंद कहलाता है। और ये भी हमारा इसी के तहत आता है, अनुच्छेद 22 के तहत, कि किसी भी व्यक्ति पर अगर आपको शक हो रहा है, उस शक के आधार पर किस अनुच्छेद के तहत हम गिरफ्तार कर सकते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 22, कि शक के आधार पर हम इनको और कितने महीने तक रख सकते हैं, 3 महीने तक रख सकते हैं। लेकिन ये एक कानून है, मतलब जो एक बना हुआ है नियम, ये एक तरह से ठीक भी है, और कहीं कहीं इसका दुरुपयोग भी किया गया है। एक समय क्या हुआ था, 2017 की एक बात है आपके, एक गोरखपुर में क्या था, एक आपके हॉस्पिटल था उस समय की, करंट है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, वहां पर वो किसी उसमें थे, डॉक्टर ही थे। वहां पर एक उस समय एक बुखार फैला हुआ था, उस बुखार की वजह से बच्चों की बहुत ज्यादा मौत हो रही थी। अब उसमें क्या था, वहां पर ऑक्सीजन की जब ज्यादा मौत होगी, ज्यादा बीमार होंगे, तो ऑक्सीजन के सिलेंडरों की ज्यादा जरूरत होगी। तो जो गोरखपुर का हॉस्पिटल था, वहां पर जो कंपनी आपकी ऑक्सीजन सिलेंडरों को सप्लाई करती थी, तो उसके लिए क्या था, उसके पास 6 7 लाख का कर्ज था, मतलब हॉस्पिटल वालों के ऊपर। हॉस्पिटल ने 6 7 लाख रुपए उसको नहीं दिए हुए थे, जो ऑक्सीजन के सिलेंडर सप्लाई करता था, तो कर्ज था उस हॉस्पिटल पे ही। तो उसने क्या किया, कुछ टाइम बाद सिलेंडर देना बंद कर दिया, ऑक्सीजन के सिलेंडर देना उसने बंद कर दिया। तो अब जब सिलेंडर नहीं आ रहे थे, तो उसमें क्या हुआ, बच्चे बीमार थे, ज्यादा मरने लगे। तो उन डॉक्टर ने क्या किया, उन्होंने अपने पैसों से 4 6 10 सिलेंडर मंगवाए, ताकि बच्चों की जान बच सके।
उन्होंने एक अच्छा काम किया। इसके बाद जब ये बात योगी जी को पता चली तो योगी जी गए गोरखपुर वो करने, सर्वे करने। अब ये बताओ मुख्यमंत्री जी जब जाएंगे तो वहां पर तो लोग अच्छा अच्छा ही बताएंगे, सब ये चीजें तो नहीं बताएंगे। तो ऊपर से उनके पहुंचने के बाद लोगों ने ये कह दिया कि इन्हीं डॉक्टर की लापरवाही की वजह से बच्चों की जान गई। तो अब बताओ उन्होंने एक अच्छा काम भी किया, उसके बाद भी उनको क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद वो जब वहां उनको गिरफ्तार कर लिया गया, फिर इसके बाद वो कुछ दिन रहे जेल में। शक के आधार पर किया, कोई सबूत नहीं मिला। देखा जाए इसके तहत ही किया गया था कि आपको शक किया गया कि आपने ऐसा काम किया, आपकी वजह से बच्चों की जान गई। उनको गिरफ्तार किया गया, फिर इसके बाद उन्होंने अपील की। अपील करने के बाद जब इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचे तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी करवाया, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। अब देखा जाए तो वो क्या हुए, एक आज सरकार से ऐसा हुआ था, सच्चाई तो कोई नहीं जानता था। तो अब वो क्या हो गए, एक चोर साबित हुए कि नहीं साबित हुए। सबकी नजर में वो एक क्या हो गए, एक अच्छे इंसान की जगह से क्या बन गया, बुरे इंसान। भले ही कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया, उनके खिलाफ कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन जनता तो ये सोचेगी कि ना कि इन्होंने ऐसा किया ही होगा, तब गिरफ्तार हुए। फिर इसके बाद आपका जो ये वाला कौन सा था, 2019 में आपका नागरिकता संशोधन बिल आया था। तो वही डॉक्टर क्या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में गए भाषण देने, उन्होंने उधर पर भाषण दिया। भाषण देने के बाद अब ये डॉक्टर है तो कहीं ना कहीं जाते रहते हैं, तो इसके बाद वो मुंबई चले गए। सोचो उत्तर प्रदेश की पुलिस मुंबई जाकर उनको पकड़ ली। अब उनसे पूछा गया पुलिस वालों से कि भाई हमें क्यों पकड़ा जा रहा है, तो उन्होंने कहा आपने जो आप यूनिवर्सिटी में भाषण दे के आए हो, उस भाषण की वजह से वहां पर दंगा हो गया, इस वजह से आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। अब वो फिर उनको रख लिया गया 3 मंथ के लिए, बिना वारंट वाला ही, इसी तरह करके 3 मंथ के लिए उनको जेल में डाल दिया गया। अब सोचो वो एक अच्छे इंसान है, उनको लेकिन क्यों पकड़ा जा रहा है बार बार, क्योंकि एक बार वो सरकार की नजर में गलत साबित हो गए, मतलब शक के घेरे में आ गए। तो कभी भी कोई कहीं भी विवाद होगा तो उनको क्या किया जाएगा, पहला नंबर उनका देखा जाएगा, ऐसा वाला था। तो अब उनको जब रख लिया गया अंदर, उस टाइम कोरोना टाइम था, तो उनको लगभग 8 महीने जेल में रहना पड़ा। 3 महीने तो उनके बढ़े ही, 3 महीने तो वो रहे, उसके बाद बार बार एडवाइजरी के द्वारा उनको 8 महीने तक जेल में रखा गया। उसके बाद जब वो कोर्ट में उन्होंने अपनी वो रखी, वकीलों ने क्या किया, मतलब केस लड़ा, तब वो फिर से उनकी क्या हुई, उनके पूरे भाषण को सुना जजों ने कि आखिर कौन सा भाषण दिया था जिस वजह से ऐसा बोले। पूरे भाषण को सुनने के बाद ये हुआ कि इनमें, इनके भाषण में कोई ऐसी बात नहीं है जो आपकी देश की एकता अखंडता को वो कर रही है, नुकसान पहुंचा रही है। ऐसा उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया। लेकिन उन्हें शक के, अब दंगा हुआ होगा किसी और वजह से, लेकिन शक क्या कर लिया गया कि इन्होंने भाषण दिया था, इस वजह से ऐसा हुआ है। तो अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो वही चीज है यहाँ पर कि जब भी ये लगेगा कि आपने ऐसा काम किया होगा तो उस आधार पर भी आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो वहां पर ये चीज क्या थी, ये एक तरह से गलत तरीके से उपयोग कर रहे थे इसका। कोई किसी अच्छे इंसान को आप बार बार परेशान कर रहे हो, तो ये क्या है, ये एक गलत उपयोग है इस कानून का। तो कहीं ना कहीं ये सही भी है और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गलत भी है। सरकार इसका चाहे तो पूरा फायदा उठा सकती है। इंदिरा गांधी की जब सरकार थी उस समय क्या था, जितने भी विरोधी थे, तो जिनको उनको ये लग रहा था अगर मान लो ये सारे लोग विरोध करेंगे तो मैं तो नहीं जीत पाऊंगी, तो जितने विरोधी पार्टी थी सबको अंदर करा दिया। अब उस सरकार है, सरकार तो कुछ भी करा सकते हो, और ये भी आपको अधिकार है कि आप किसी को भी शक के आधार पर अंदर करा सकते हो। पूरी विरोधी पार्टी अंदर चली जाएगी तो बाद में बचेगा कौन, विरोध कोई करेगा नहीं, तो जीत ही जाएंगे। तो ये चीजें अभी भी होती हैं। अब इनडायरेक्टली अब मैं जैसे आप देखते हो केजरीवाल वगैरह अभी फंसाया गया था उनको, उस समय चुनाव वाला चल रहा था, सीजन के नहीं चल रहा था। चुनाव के टाइम पे कितने घोटाले सबके पकड़े जा रहे थे, क्यों पकड़े जा रहे थे, क्योंकि वो विरोधी थे सारे लोग। तो अब इसके तहत, शक के तहत भी अंदर करवा सकते, तो सरकार इसका कभी कभी गलत फायदा भी उठाती, जबकि इसके लिए नहीं बनाया गया। कहीं कहीं पर सही भी है कि आप अगर किसी को लग रहा है कि कोई उस तरह का टाइप का है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है, देश को नुकसान पहुंचा सकता है, तो उनको अंदर करवा दो आप, ताकि शांति का माहौल बना रहे। कुल मिला के मतलब ये होता है कि किसी भी प्रकार से नियम बदल सकते हो, लेकिन आपका देश में कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपस में किसी के भेदभाव नहीं आना चाहिए, ऐसी बातें हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपकी किसमें आएंगी, आपके गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। दोनों समझ में आया कि पहला क्या है, अपराध के बाद जो आपको दंड मिलेगा वो ये है, और अपराध करने, बिना अपराध किए जो दंड मिलेगा वो ये है कि बिना वारंट के आपको जेल भेजा जा सकता है, और लगभग कितने दिन तक, 30 दिन तक मिनिमम। उसके बाद चाहे तो आप उसकी भी एडवाइजरी के तौर पर उसकी डेट और बढ़वा सकते हैं। ठीक, आप देखोगे, देख सुन के उसके बाद आप संविधान में उस चीज को पढ़ोगे कि संविधान जो है आपका जो बना हुआ है, उस संविधान में इसके लिए क्या सजा निर्धारित की गई है, उसी के तहत आपको सजा दी जाएगी, ना कम ना ज्यादा।
ठीक, तो ये चीज अब इसको भी करंट में याद रखना कि आपकी संविधान की बुक जो पकड़ाई गई है उसका क्या मतलब है, आंखों से जो पट्टी हटाई गई है उसका क्या मतलब है। ठीक है, तो चलो ये आपका अनुच्छेद 22 कंप्लीट हो गया। अब अनुच्छेद 23 डाल लीजिएगा। इसको लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो। हम्म, अरे वो पता नहीं क्या टाइप हो गया। हम्म, हम न्यू लगा रहे हैं, इसको लिख लेने तो पहले। अच्छा, इसी के तहत एक चीज और बताते हैं। जैसे आप देखते हो सुना होगा आपने कि थाना पुलिस, पुलिस पकड़ ले गई आपको, अरेस्ट। ठीक, ये इतने नाम आपने सुने होंगे कहीं ना कहीं। टाइम हो गया क्या? इंट्रोगेशन, कस्टडी, अरेस्ट, पुलिस रिमांड और आपका जुडिशियल कस्टडी। अब इसको समझना है इसमें क्या क्या होता है। पहला लिखा हुआ है आपका क्या, इंट्रोगेशन। इंट्रोगेशन मतलब पूछताछ, और पूछताछ का मतलब है कभी कभी क्या होता है, जैसे कोई अपराध करता है, अपराध क्या किया, मान लो अगल बगल में रहते हो, लड़ाई झगड़ा कर लिया सामने वाले से, अब दोनों लोग पहुंच गए, वो मेरी छत से ऐसा कूड़ा फेंक रहा था, वो मेरी छत में, ये कोई मतलब एक तरीके से आप पुलिस पहुंच गए, पहुंचोगे तो पुलिस भी देखेगी कि अरे यार क्या छोटा मोटा केस लेके आ गए हैं। तो पुलिस वाले क्या करेंगे, उनको बुलाएंगे दोनों को, तुम भी आओ तुम भी आओ। दोनों से एक पुलिस वाला एक को बैठाएगा, एक को बैठाएगा, कहेगा ऐसा भैया लड़ाई झगड़ा ना करो, उनसे 200-400 1500 उससे लेगा, 1500 उससे लेगा, अब कहेगा ठीक है अब समझौता हो गया, अब ना जाके लड़ना। ऐसा करके फिर क्या कर देंगे, दोनों को वापस घर भेजे। तो वो क्या कहलाता है हमारा, इंट्रोगेशन, मतलब कि पूछताछ के लिए बुलाया और उसके बाद छोड़ दिया। इसके बाद दूसरा क्या है आपका, कस्टडी। कस्टडी मतलब क्या है आपका, हिरासत, हिरासत में लेना। अब हिरासत में लेने का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चे दंगा करते, जैसे ही होना चाहिए कि हर 6 महीने वैकेंसी आनी चाहिए, आ तो नहीं रही है। अब जैसे हर 6 महीने वैकेंसी नहीं आ रही है तो क्या करते, अभी देखते हो टीचर्स वाली सुपर टेट की भी चल रही थी कि नहीं चल रही थी वहां इलाहाबाद में। तो उसमें क्या था, सारे टीचर्स जो बड़े बड़े टीचर्स हैं वो जाते हैं, जाके आगे से बच्चों के आगे से जाके बोलते नहीं आनी चाहिए वैकेंसी, ये होना चाहिए। तो उसमें क्या करेंगे पुलिस वाले, फिर क्या करते हैं, टीचरों को उठा ले जाते हैं, पकड़ ले जाते हैं। मतलब उठा ले जाने का मतलब ये नहीं है कि उनको जेल में बंद कर देंगे, वो सोचेंगे कि दंगा यही करवा रहे हैं, नेता यही हैं, अगर ये टीचर बच्चों को ना उकसाएं तो बच्चे नहीं आएंगे आगे। तो उन टीचरों को क्या करेंगे, पता चले टीचर को ले गई, वो पता चले सर को ही ले गए, अब हिरासत में लेके गए। अब सर ले जाने के बाद वहां पर क्या करेंगे, आराम से बैठाएंगे, चाय नाश्ता कराएंगे, ऐसा नहीं कि वहां उनसे कुछ वैसा करेंगे,
उधर उनसे कहेंगे कि सर आप ऐसा मत करवाइए, फालतू में दंगा हो रहा है, हमें भी परेशान कर रहा है, हमको भीड़ को वो कंट्रोल करना पड़ रहा है, पूरी आम जनता परेशान हो रही है। तो उनको समझा बुझा के उनसे ये कहेंगे कि आप ऐसा करिए कि अपने बच्चों को शांत करवाइए और चलिए, इसके बाद देखा जाएगा जो। तो अब टीचर को समझा लिया, टीचर नेता है, तो टीचर फिर जाके बच्चों से कह देगा ऐसा है, ठीक है, सब कुछ ठीक है, हम लोग दोबारा से फिर करेंगे, दोबारा से वैकेंसी जब आएगी देखेंगे। ऐसा करना क्या कहलाता है हमारा? हिरासत में लेना। मतलब कि उसको लेके गए और कुछ टाइम बाद, घंटे 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे जितनी देर रखा तो रखा, उसके बाद वापस भेज देते। तो ये क्या कहलाया हमारा? हिरासत में लेना। मतलब कि उसको क्या करना? कस्टडी में लेना। अब इसके बाद तीसरा क्या लिखा है? अरेस्ट करना। अरेस्ट करना क्या होता है आपका? ये आपके नॉर्मल केसों में होता है कस्टडी वाला, कि कस्टडी जैसे आपने किसी को थोड़ा बहुत मार वार दिया किसी को, तो वो भी आपका कस्टडी के लेने के अंतर्गत ही आएगा। इसके बाद लिखा अरेस्ट करना। अरेस्ट करने का मतलब है जब आपने कोई गंभीर अपराध किया है, किसी को मारे हो, किसी को जान से मार दी हो, तो वहां पर क्या हो जाएगा? अरेस्ट करना होगा। वहां पर पुलिस आपको अरेस्ट कर ले जाएगी। बाद आपको कितनी देर थाने में रखेगी? 24 घंटे। और 24 घंटे बाद जो मैंने प्रक्रिया अभी पहले वाले में बताई थी कि अपराध करने के बाद जो प्रक्रिया है, 24 घंटे के बाद जज के अंडर में भेजेगी। जज फिर आपको, उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पर पुलिस रिमांड। तो ये अरेस्ट करने का मतलब है कि आपने कोई गंभीर अपराध किया, आपको पुलिस पकड़ कर ले जाएगी और थाने में कितनी देर रखेगी? 24 घंटे के लिए। 24 घंटे के अंदर अंदर उसको जज के पास भेजना पड़ेगा। ठीक, तो वो कहलाया हमारा अरेस्ट करना। इसके बाद लिखा है पुलिस रिमांड। पुलिस रिमांड क्या होती है? यही बताया था मैंने। पुलिस रिमांड का मतलब है कि जब कोई भी अपराधी जेल में बंद है, तो जज से परमिशन लेने के बाद आप उस अपराधी को वापस पुलिस अपने अंडर में ले सकती है। तो वो क्या कहलाएगी? हमारी पुलिस रिमांड कहलाएगी। ठीक है। और जुडिशियल कस्टडी क्या कहलाती है? जब आपका इस 24 घंटे के बाद अपराधी को जज के पास लेके जाया जाता है, तो जज उसको जेल में डलवाता है। और वो जेल में डलवाने का मतलब वो क्या कहलाता है कि अब अपराधी कहाँ पर है? जुडिशियल कस्टडी में, मतलब जज के अंडर में है। अब पुलिस कुछ नहीं कर सकती उसका। ठीक है। तो ये सारे जो आपके ये शब्द हैं, इन शब्दों से अब आप परिचित हो चुके हो। अगर कोई पूछता है तो ऐसे कस्टडी का मतलब क्या हो जाएगा नॉर्मल केसेस में? हाँ, ये इसमें कस्टडी में लेके जाएंगे। हाँ हाँ, नहीं, वो तो चाय नाश्ता का मतलब है कि आप एक अच्छे पद पर हो तो आपको मारेंगे कूटेंगे थोड़ी ना। अब चोर को थोड़ी नाश्ता चाय नाश्ता कराएंगे। वो तो एक मैं ये बता रही हूँ कि वहां पर आपने अगर कोई गंभीर अपराध नहीं किया है, तो चोर भी है मान लो, पकड़ कर ले गए उसको, अब किसी का पॉकेट मारा, पता चले 10,000 रुपए थे, तब भी पुलिस परेशान नहीं होगी ज्यादा, जब तक आप अपनी तरफ से ज्यादा फोर्स नहीं करोगे। तो पुलिस भी चोर को बैठाए रखेगी, भैया बैठे रहो, हमें परेशान ना होना पड़े। उसको थोड़ा 2-4 उसी से पता चले और ले लिए पैसे, उसके बाद उसको छोड़ दिया। तो ये चीज हो जाती है, ये आपको होता है हिरासत में लेना। हिरासत में पुलिस वाले ज्यादा देर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि आप पुलिस थाने में देखते हो, अगर गए हो कभी, तो वहां पर कितनी जगह होती है भाई। वहां तो जेल आपने नहीं देखा होगा बना हुआ, थोड़ा बहुत एक इमरजेंसी जेल 1-2 बने होते हैं कमरा टाइप में, तो वो होता है आपका, वो थोड़ी देर के रखने के लिए। उसके बाद वहां पर जब कोई व्यवस्था ही नहीं है, तो अब खाना पीना भी तो उनको चाहिए। कोई भी हो, चाहे चोर हो, कोई भी खाएगा पिएगा तो है ही है। अब इसमें क्या होता है, जैसे होता है चलो अब इसके बाद आगे बताऊंगी, कल के एनकाउंटर वगैरह जो चीजें वो कैसे होती है, वो भी इसी के अंदर का था।